हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी शाला बाय कुणाल। हेयर वी लर्न एंड राइज अप टुगेदर। तो मैं माई सेल्फ कुणाल आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल स्टडी शाला बाय कुणाल में। सबसे पहले मैं अपना आपको शेड्यूल बता दूँ यूट्यूब का। तो मैथ्स और इंग्लिश, साथ में फिजिक्स और यहाँ पर सब बोल दिया। चलो, ट्यूसडे को यानी कि सेकेंड डे ऑफ वीक, और अगला टर्न मिलेगा आपको, अगला पार्ट ऑफ मैथ का थर्सडे को यानी कि फोर्थ डे ऑफ वीक, और नेक्स्ट टर्न मिलेगा आपको सैटरडे को यानी कि सिक्स्थ डे ऑफ वीक। ठीक है। अगर हम बात करें इंग्लिश और फिजिक्स की तो ये आएंगी आपकी मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को, यानी कि 1, 3, 5 में। ठीक है। तो सबसे पहले हम 1, 3, 5 में पढ़ेंगे इंग्लिश। ठीक है। तो इंग्लिश जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपका नरेशन हो गया, सेकेंड इज वॉइस, थर्ड इज सिंथेसिस, फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन, फिफ्थ इज आर्टिकल्स, सिक्स्थ इज क्वेश्चन टैग, सेवेंथ आपका फिगर ऑफ स्पीच एंड एट्सेट्रा। ठीक है। पहले हम इंग्लिश में आपके इन टॉपिक्स को कवर करेंगे, उसके बाद हम आपके पास आएंगे फिजिक्स को लेकर। सबसे पहले मैं 10th क्लास की फिजिक्स पढ़ाऊंगा, देन अप टू इंटरमीडिएट। ठीक है। तो बचता है संडे। तो संडे को हमारा एक स्पेशल टॉपिक आएगा, संडे स्पेशल टॉपिक चलेगा हमारा, जिसमें मैं आपको किसी भी ट्रिक, किसी भी एक छोटा सा टॉपिक जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जामिनेशन को लेकर, उसकी बात करूंगा। जैसे कि वो हो सकता है, वो हिंदी का हो सकता है, वह इंग्लिश का हो सकता है, वह मैथ्स का भी हो सकता है एंड एट्सेट्रा। ठीक है। यानी कि संडे के दिन एक स्पेशल टॉपिक पे आपको एक वीडियो मिलेगी। ठीक है। तो आप इन सब के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा मैथ्स का, ट्यूसडे का टर्न है आज का। तो आज हम मैथ्स का पहला वीडियो पढ़ेंगे अपना, और पहले लेक्चर में आज हम देखेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या देखेंगे हम? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। तो जल्दी से हेडिंग लगा लीजिएगा अपनी नोटबुक में, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मैथ्स का पहला टर्न है ट्यूसडे का, जिसमें हम पढ़ेंगे आज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एल्जेब्रा होती क्या है और ये किन बातों पर डिपेंड करती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एल्जेब्रा क्या है। एल्जेब्रा, इसे हम हिंदी में जानते हैं बीजगणित के नाम से। किस नाम से? बीजगणित के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है। अच्छा, जो एल्जेब्रा है हमारी, वह बेसिकली दो पार्ट पर डिपेंड करती है, वह उसके दो पिलर्स पर डिपेंड करती है। पहला पिलर है उसका कांस्टेंट। क्या है वो? वह है कांस्टेंट। ठीक है। और दूसरा है वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल। ठीक है। यानी कि इसे हम हिंदी में जानते हैं चर राशि के नाम से, और इसे हम जानते हैं हिंदी में अचर राशि के नाम से। ठीक है। तो कांस्टेंट क्या होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं हम कांस्टेंट क्या होते हैं। तो कांस्टेंट वो पार्ट हैं जो हमेशा सेम रहते हैं। क्या रहते हैं? जो हमेशा सेम रहते हैं। यानी कि अगर हम किसी भी न्यूमरल वैल्यू की बात करें तो वह किसी भी पोजीशन में हो, किसी भी कंट्री में हो, वह हमेशा सेम रहेगी। ठीक है। यानी कि एग्जांपल के तौर पे हम लेना चाहें तो हम ले सकते हैं एनी नंबर। क्या? एनी नंबर 1 to इन्फिनिटी तक
कोई भी नंबर आप ले लीजिए वह हमेशा सेम रहता है, ठीक है, वह हमेशा सेम रहता है, ठीक। यानी कि अगर हम कांस्टेंट यहाँ पे डेफिनेशन देना चाहें तो कांस्टेंट इज द पार्ट ऑफ algebra which always remains सेम, ठीक है। अगर एग्जांपल लेना चाहें तो एनी नंबर, ठीक है, एनी नंबर, ठीक, एनी नंबर। अच्छा, अब एक बात इसमें तो ये बिल्कुल आपको बताया, सबको बताया जाता है कि कांस्टेंट एक ऐसा पार्ट होता है जो कि हमेशा सेम रहता है, और बेसिकली आपको बता दिया जाता है कि एग्जांपल में कोई भी नंबर है वो आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन समटाइम्स हम कुछ कंडीशंस में वेरिएबल्स को भी कांस्टेंट के रूप में मान लेते हैं, यानी कि वहाँ पर हमें गिवन दिया होता है कि जहाँ पर ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो आपको वहाँ पर ध्यान रखना होता है कि कांस्टेंट हर बार न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है, कभी कभी कहीं कहीं पर वेरिएबल्स को भी हम कांस्टेंट के रूप में गिवन कर देते हैं, ठीक है। यानी कि हम वहाँ पर उसको गिवन दे देते हैं आपको समझाने के लिए कि आपका क्या है, वेरिएबल क्या है, ये वेरिएबल जो है आपको एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें वेरिएबल की, तो वेरिएबल इज द पार्ट of algebra which doesn't remain same, ठीक है। अच्छा, ये तो डेफिनेशन बुक में लिखी रहती हैं कि जो वेरिएबल होते हैं वह पार्ट होते हैं अलजेब्रा के जो कभी भी सेम नहीं रह सकते। अच्छा, लेकिन एक बात इसमें ये होती है, और आपने, है ना, तो वेरिएबल इज द पार्ट ऑफ अलजेब्रा विच डजंट रिमेन सेम, यानी कि वेरिएबल अलजेब्रा के वो पार्ट हैं जो कभी भी सेम नहीं रह सकते। लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए कि वेरिएबल इज द पार्ट ऑफ अलजेब्रा विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ कांस्टेंट, ठीक है। यानी कि वेरिएबल जो होते हैं वह टर्म होते हैं, वह पार्ट होता है अलजेब्रा का जो कांस्टेंट की जगह पर हम यूज़ करते हैं। अगर आपको समझना है तो आप इसके साथ समझ सकते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में जिस तरह से आप नाउन की जगह पर यूज़ करने वाले वर्ड्स को प्रोनाउन कहते हैं, उसी तरह से मैथमेटिक्स में कांस्टेंट की जगह पर आप जिन भी टर्म्स को यूज़ करते हो विच आर नोन एज वेरिएबल, क्या जाने जाते हैं, वे वेरिएबल के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, वे वेरिएबल के नाम से जाने जाते हैं। एग्जाम्पल में आपने बहुत फेमस एग्जाम्पल है एक्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक्स ही एक वेरिएबल होता है। एनी अल्फ़ाबेट, यानी कि कोई भी अल्फ़ाबेट क्या है, हमारा कोई भी अल्फ़ाबेट एक वेरिएबल के तौर पर काम कर सकता है, जिसे हम खुद डिसाइड करते हैं या फिर खुद चूज़ करते हैं। और एनी सिंबल, ठीक है, आप इसे किसी सिंबल से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है, यानी किसी भी सिंबल से आप इसे डिनोट कर सकते हो, जैसे कि अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा, फाई, ठीक है। तो आप इन्हें किसी भी सिंबल से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, आई होप सो, ठीक है। अच्छा, अब जो वेरिएबल होते हैं हमारे, वह भी दो पार्ट में जाकर डिवाइड हो जाते हैं। पहला पार्ट है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल एंड सेकेंड इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपको इसे बहुत छोटी बात में समझाता हूँ, यानी कि वह वेरिएबल जिनकी वैल्यूज़ किसी और वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करती हैं, वह जाने जाते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के नाम से, और जिन वेरिएबल्स की वैल्यू किसी और वेरिएबल्स पर डिपेंड करती है वह जाने जाते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के नाम से, ठीक है। अच्छा, इसमें जो अगला टर्म हमारा आता है वह है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। क्या आता है? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, जिसे हम टर्म्स के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टर्म्स के भी नाम से जानते हैं। अब ये क्या होते हैं? जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल को आपस में इंटरेक्ट कराते हैं तो जो हमें एक रिजल्ट मिलता है वो क्या कहलाता है? हमारा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कहलाता है, जिन्हें हम टर्म के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा कोई कांस्टेंट है 3 और हमारा कोई वेरिएबल फंक्शन है 4x², ठीक है। हम यहाँ पर 4 अभी नहीं लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे एक हमने एक कांस्टेंट पार्ट ले लिया हमारा, ये हमारा एक कांस्टेंट पार्ट है और ये हमारा एक वेरिएबल फंक्शन है। क्या है? एक वेरिएबल फंक्शन है। ठीक है, जब हमने इनको आपस में प्रोडक्ट कराया तो हमें मिला 3x स्क्वायर। क्या मिला? 3x स्क्वायर। तो ये जो 3x स्क्वायर हमारा बना, इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स या फिर टर्म। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स या फिर टर्म। ठीक है, प्रोडक्ट फैक्टर्स या फिर टर्म। अच्छा, अब यहाँ से एक नई बात निकलती है कि जब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में कांस्टेंट और वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई होता है तो जो वेरिएबल के साथ में जो कांस्टेंट आता है उसे हम बोलते हैं उस वेरिएबल का कॉफिशिएंट। क्या बोला मैंने? कि जब मैं किसी वेरिएबल फंक्शन की कॉफिशिएंट की बात करूंगा तो उसके साथ जो कुछ भी मल्टीप्लाई में लिखा होगा वह उसका कॉफिशिएंट बन जाएगा। यानी कि मैं बात करूँ अगर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की यहाँ पर, तो ये बन जाएगा आपका 3। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका 3। यानी कि कॉफिशिएंट को हम हिंदी में बोलते हैं गुणांक। ठीक है, ठीक। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं। जब हम किसी कांस्टेंट और वेरिएबल, यानी कि जब कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में इंटरेक्ट करते हैं देन दे फॉर्म प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स एंड विच इज नोन एज टर्म। और जो वेरिएबल फंक्शन का हम कॉफिशिएंट बोलते हैं या फिर जो कॉफिशिएंट हम पूछते हैं तो उसके साथ जो कुछ भी मल्टीप्लाई में लिखा होता है वह हमारा क्या बन जाता है? कॉफिशिएंट उस वेरिएबल फंक्शन का बन जाता है। ठीक है, अच्छा, अब ये प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स या फिर टर्म्स भी दो टाइप में डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पर आकर इसे मैं कर देता हूँ। यहाँ पर ये हमारा जो टर्म है या फिर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर है ये भी दो पार्ट में आकर डिवाइड हो जाता है। यानी कि पहला पार्ट हमारा बनता है लाइक टर्म। किसका बनता है? लाइक टर्म्स का। और अलग दूसरा बनता है हमारा अनलाइक टर्म का। किसका बनता है? अनलाइक टर्म का बनता है। अगर हम बात करते हैं लाइक टर्म और अनलाइक टर्म की तो सबसे पहली बात आती है कि हमारे किसी भी टर्म को लाइक और अनलाइक में डिस्क्राइब करने के लिए आपको बात ध्यान रखनी है कि वह कॉफिशिएंट को फॉलो नहीं करता है। यानी कॉफिशिएंट का वहाँ पर कोई भी रूल नहीं होता है, दे ओनली फॉलो वेरिएबल फंक्शन। ठीक है, अगर किसी भी दो वेरिएबल फंक्शन के, यानी किसी भी दो टर्म के अगर वेरिएबल फंक्शन सेम है तो वह क्या बन जाएगा? हमारा लाइक टर्म बन जाएगा। अगर वह सेम नहीं है तो ये बन जाएगा हमारा अनलाइक टर्म बन जाएगा। अगर मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पर लाइक टर्म के लिए तो मैंने देखा एक बार 4x स्क्वायर एंड 6x स्क्वायर। अब यहाँ पर जो कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, यानी कि जो कांस्टेंट पार्ट हमारा 4 है और 6 है, ये आपस में इक्वल नहीं है। बट जो हमारा वेरिएबल फंक्शन है एक्स स्क्वायर ये क्या है? सेम है। और इनकी पावर्स भी क्या है? सेम है। पावर्स भी सेम होनी चाहिए। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? लाइक टर्म बन जाएगा। अगला एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 14x क्यूब yz एंड 6x क्यूब zy। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हो कि अब जो आपका जो कांस्टेंट पार्ट है वो इक्वल नहीं है, लेकिन जो हमारा वेरिएबल पार्ट है यानी कि x इधर भी है, इधर भी है, y इधर भी है, इधर भी है, z इधर भी है, इधर भी है, और x की जो पावर 3 है वह इधर भी 3 है। तो जो हमारा वेरिएबल फंक्शन है वो क्या है? सेम है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? लाइक टर्म हमारा बन जाएगा। उसी तरह से अगर हम अनलाइक टर्म की बात करें तो दिस इज जस्ट कॉन्ट्रास्ट ऑफ इट। यानी कि अनलाइक टर्म में भी आपको कॉफिशिएंट या फिर कांस्टेंट पार्ट को देखने की जरूरत नहीं है, बट आपका वेरिएबल फंक्शन सेम नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेरिएबल फंक्शन हमारा सेम नहीं होना चाहिए। अगर हम आप एग्जांपल की बात करें तो 7y स्क्वायर एंड 6y। अब आपको कांस्टेंट पार्ट का तो कोई मतलब है ही नहीं, यानी कि नंबर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वेरिएबल फंक्शन जो आपका y है, इधर भी y है, इधर भी y है, बट इधर y की पावर क्या है? 2 है और इधर y की पावर क्या है? 1 है। तो हमारे वेरिएबल फंक्शन क्या है? सेम नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अनलाइक टर्म्स में आ जाएगा। चलिए, तो हम आप समझ चुके हैं कि लाइक टर्म्स क्या होते हैं और लाइक टर्म्स क्या होते हैं। यानी कि लाइक टर्म्स वो टर्म्स होते हैं जिसमें वेरिएबल फंक्शन की पावर और वेरिएबल फंक्शन हमारा सेम होता है। यानी कि अगर मैं ले लूँ 4x स्क्वायर एंड 6x स्क्वायर, ठीक है, तो इसमें हमें कांस्टेंट पार्ट का तो कोई मतलब है ही नहीं, लेकिन हमारा वेरिएबल फंक्शन क्या है? सेम है। x इधर भी है, x इधर भी है और पावर भी हमारी सेम है। तो ये हमारा एक लाइक टर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा एक लाइक टर्म हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम एक अनलाइक टर्म की एग्जांपल की बात करें तो एक एग्जांपल लेते हैं हम 14x क्यूब yz एंड 16x स्क्वायर y स्क्वायर z क्यूब।
अच्छा, हम समझते हैं इस बात को कि यहाँ पर कांस्टेंट पार्ट का तो कोई मतलब है ही नहीं। यहाँ पर भी फंक्शन देखिए, यहाँ पर क्या है, x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर z है, यहाँ पर भी x y z है, बट यहाँ पर पावर्स में उनकी फ़र्क है। यानी कि यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 3, यानी कि ये क्या है, एक अनलाइक टर्म है। तो आई होप आपको अनलाइक और लाइक टर्म में फ़र्क सामने आ गया होगा। ठीक है, तो हम चालू करते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कैसे बनते हैं। ठीक है, तो देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये फॉर्म होता है कई टर्म्स के ऑपरेशन से। इनके कई टर्म्स के ऑपरेशन की जगह हमारे कई सारे टर्म्स आपस में ऑपरेट करके एक फॉर्म जनरेट करते हैं, जिस फॉर्म को हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि हमारे टर्म्स जो होते हैं आपस में ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट टुगेदर टू फॉर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या करने के लिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने के लिए अपने आप को खुद में ऑपरेट करते हैं। ठीक है, अब ये ऑपरेट आप समझ सकते होंगे, ये ऑपरेशन कोई भी हो सकता है, जैसे कि एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीज़न का। ठीक, कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई टर्म है 4x² एंड 6y²। जब ये आपस में किसी भी तरह से ऑपरेट करेंगे, यानी कि अगर मान लीजिए मैं लिख दूँ 4x² + 6y² या फिर 4x² - 6y² एंड एटसेट्रा, हम ये भी लगा देते हैं, तो जो हमारे ये फॉर्म हो रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं इन्हें हम, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, जब हमारे किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक ही टर्म होता है, क्या होता है, जब हमारे किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक ही टर्म होता है तो वह अलग नाम से जाना जाता है। जब दो टर्म होते हैं वह अलग नाम से जाना जाता है। तो हमारे इस प्रकार से हमारे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये भी कई पार्ट में डिवाइड हो जाता है। यानी कि अगर हम समझना चाहें तो जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसे हम बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि हमारा पहला पार्ट है मोनोमोमियल, नेक्स्ट इज बाइनोमियल, थर्ड इज ट्राइनोमियल, फोर्थ इज पॉलिनोमियल। अगर हमारे किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक ही टर्म है, क्या है, एक टर्म है, वन टर्म, तो वह हमारा मोनोमोमियल नाम से जाना जाएगा। अगर एग्जांपल ले लें हम तो कोई भी एक टर्म होगा, यानी कि मान लीजिए 4x³, यानी कि एक, अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक ही टर्म है तो वह मोनोमोमियल के नाम से जाना जाएगा। बायनोमियल एक बढ़ जाएगा, यानी कि अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे 2 टर्म्स हैं तो वह बायनोमियल के नाम से जाना जाएगा। अगर एग्जांपल हम लें तो यह बन जाएगा 6x³ प्लस का 7y², यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। ठीक है, ट्राइनोमियल, यहाँ पर 3 टर्म होते हैं, यहाँ पर 3 टर्म होते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 8x³ प्लस 7x प्लस 6y, यानी कि हमारे जो 3 टर्म्स लिखे हुए हैं ये हमारे अलजेब्रिक बनाते हैं ट्राइनोमियल। और पॉलिनोमियल क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि जब नंबर ऑफ टर्म्स किसी एक एक्सप्रेशन में कंटेन करेगा तो वह एक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये पॉलिनोमियल अपने आप में एक चैप्टर है पूरा, अगर आप चाहें तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उसे भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो अगले बात समझते हैं हम ऑपरेशन इन वेरिएबल्स। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं समेशन के बारे में। समेशन, सबसे पहले समेशन पढ़ते हैं हम कांस्टेंट एंड वेरिएबल का। किसका, कांस्टेंट का और वेरिएबल का। आप हम सब कांस्टेंट को जोड़ना जानते हैं, यानी कि अगर मैं कहूँ कि आपसे 3 + 3 जोड़ने को तो आप आराम से इसे 6 जोड़ कर बता सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ आपसे 3 + x² को जोड़ने को तो आप कुछ कन्फ्यूजमेंट हो सकती है। ठीक है, तो इस कन्फ्यूजन को हम अलग करेंगे, समझते हैं कि कांस्टेंट वेरिएबल में समेशन कैसे लगाया जाता है। तो आपको पहले बात समझनी पड़ेगी कि जब कांस्टेंट वेरिएबल से ऐड होगा, तो अगर मैं किसी कांस्टेंट टर्म को लेता हूँ 3 को और एक वेरिएबल मैंने लिया x, अब आप बात समझिए 3 के साथ लिखा होगा यहाँ पर x⁻0 और यहाँ क्या लिखा हुआ है x⁻1।
अगर मैं इसके साथ एक कांस्टेंट ले सकता हूँ तो वो लिख सकता है 1 इंटू एक्स। क्या बन जाएगा ये? 1 इंटू एक्स बन जाएगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारे टर्म्स दोनों हैं ये लाइक टर्म नहीं है। क्या है? ये लाइक टर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल फंक्शन है वो तो सेम है, लेकिन पावर्स क्या हैं? पावर्स डिफरेंट है। क्या है? पावर्स हमारी डिफरेंट हैं। इसका मतलब है कि जब अनलाइक टर्म आपस में ऐड होते हैं तो उन्हें हम एज इट इज़ उतार देते हैं। यानी कि अगर मुझे 3 + x को ऐड करना है तो मेरे को इसी तरह से लिखना होगा। ठीक। अच्छा, अगली बात आती है हमारी वेरिएबल एंड वेरिएबल में। वेरिएबल एंड वेरिएबल में यानी कि अगर मुझे वेरिएबल और वेरिएबल को जोड़ना है तो आप बात समझिएगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ x² एंड x³ का। अब आप चीज़ समझिएगा कि हमारा ये जो टर्म है इसकी पावर क्या है? यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, लेकिन पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पावर क्या है? 3 है। यानी कि ये क्या है? आपस में अनलाइक टर्म है। जब ये ऐड होंगे अनलाइक टर्म तो ये एज इट इज़ उतार दिए जाते हैं। ठीक है, आपको यहाँ से एक निष्कर्ष मिला होगा, यानी कि कंक्लूजन मिला होगा। जब अनलाइक टर्म्स को हम ऐड करते हैं देन दे आर रिप्रेजेंटेड एज दे आर, यानी कि जब अनलाइक टर्म आपस में ऐड होंगे तो वह जैसे कि तैसे उतार दिए जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर यहाँ पर लाइक टर्म्स होते तो, अगर यहाँ पर लाइक टर्म होते, जैसे कि अगर मैं बात करूँ 3x + 4x की, किसकी? 3x + 4x की, तो जो हमारा कांस्टेंट पार्ट है ये आपस में ऐड हो जाता और दोनों के वेरिएबल जो हैं सेम हैं वह ऐसे उतर आते हैं। समझे आप? तो आपको कांस्टेंट पार्ट को वहाँ पर ऐड करना है और वेरिएबल जो दोनों तरफ सेम थे वही उतार देंगे। ठीक। अगला एग्जांपल मैं लेके आपको दिखाता हूँ x² + 4x² का। किसका? x² + 4x² का। अगर यहाँ पर मैं कांस्टेंट पार्ट को मानना चाहूँ तो यहाँ पर 1 इंटू में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कांस्टेंट 1 है, यहाँ पर 4 है और दोनों के टर्म्स क्या हैं? सेम है, क्योंकि लाइक टर्म है। क्योंकि यहाँ पर x की पावर भी 2 है और यहाँ पर भी x की पावर 2 है, तो ये लाइक टर्म है। इसलिए अगर मुझे ऐड करना है ऐसे तो मैं कांस्टेंट पार्ट को ऐड कर दूंगा, यानी कि 1 + 4 करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और जो वेरिएबल है मैं ऐसे उतार दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समेशन समझ में आया होगा। अब अपने अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्शन में बढ़ते हैं हम इसे। सब्ट्रैक्शन। कांस्टेंट एंड वेरिएबल में। ठीक है, तो फिर से वही बात आती है, अगर यहाँ पर हम अनलाइक टर्म्स लेते हैं और यहाँ पर हम लाइक टर्म्स को लेते हैं, तो अगर हमारे अनलाइक टर्म है, जैसे मान लीजिए हमारा 4 में से मुझे x² को घटाना है, तो आप यहाँ पर 4 के साथ लिख सकते हो 4 इंटू x⁻0। अब आप यहाँ देखोगे कि वेरिएबल जो है x ही है, लेकिन यहाँ पर x की पावर क्या है? दोनों जगह डिफरेंट है, यानी कि क्या है? अनलाइक टर्म्स हैं। तो अनलाइक टर्म्स का रूल क्या है कि जब भी हम अनलाइक टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उन्हें हम वैसा का वैसा ही उतार देते हैं। ठीक। उसी तरह से अगर मैं वेरिएबल बताऊं तो 3x² को अगर मुझे 4 या फिर 6y में से सब्ट्रैक्ट करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वेरिएबल ही चेंज है, तो ये अनलाइक टर्म है और अनलाइक टर्म को अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो हम उसे एज इट इज़ उतार देंगे। ठीक। अगर यहीं पर आता है हमारा लाइक टर्म, यानी कि अगर मुझे 6x² में से 2x² को सब्ट्रैक्ट करना है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वेरिएबल जो है सेम है, पावर भी सेम है, तो ये दोनों आपस में क्या है? लाइक टर्म है। तो इसमें क्या होगा? आपके कांस्टेंट पार्ट आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी कि ये 6 में से 2 जाएगा तो 4 आ जाएगा और जो भी वेरिएबल लिखा हुआ है वो उतर आएगा। ठीक। उसी तरह से अगर कोई नंबर है यहाँ पर 4x³ माइनस का 5x³। अब यहाँ पर एक बात आप ध्यान समझिएगा कि जब मुझे बड़े में से छोटे को घटाना होता है तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब आपको इस कंडीशन में फंस जाए कि आपको एक प्लस और एक माइनस का दे रखा हो तो सबसे पहले बड़े में से, यानी कि बड़े कांस्टेंट में से छोटे कांस्टेंट को घटा दें, यानी कि 5 में से 4 को आप घटा दें तो आपका आ जाएगा 1। ठीक। उसके बाद आपका जो भी वेरिएबल दे रखा है उसे आप वहाँ पर एज इट इज़ उतार दें। उसके बाद साइन उस नंबर का आएगा जो कि इन दोनों में बड़ा था, यानी कि 4x³ में हमारा 5x³ बड़ा था और 5x³ का साइन क्या है? हमारा माइनस का साइन है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और मल्टीप्लाई में 1 का कोई रोल नहीं होता, तो इस 1 को हम यहाँ से हटा देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा माइनस का x³। समझ गए आप? उसी तरह से अगर हम कुछ एग्जांपल और लेते हैं कि 6a + 7a माइनस का 15b, तो बॉड मॉस के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप यहाँ पर प्लस करेंगे
तो ये लाइक टर्म है क्योंकि वेरिएबल भी सेम है और पावर भी सेम है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर पहले इन्हें ऐड करेंगे। क्या करेंगे, क्योंकि लाइक टर्म है तो पहले इनका कांस्टेंट पार्ट ऐड हो जाएगा, तो 6 + 7 बन जाएगा हमारा 13 और जो वेरिएबल है वैसे उतर आएगा। ठीक, अगला क्या है हमारा माइनस का 15a। अब आपने देखा यहाँ पर एक प्लस में है एक माइनस में है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बड़े कांस्टेंट में से छोटे कांस्टेंट को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 15 में से 13 जाएगा तो आपका आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। उसके बाद आपका जो भी वेरिएबल है उसे आप उतार दीजिए। ठीक, उसके बाद आपका जो भी नंबर उसमें से बड़ा था उसका साइन लगा दीजिए। यहाँ पर 13a में से 15a बड़ा था तो मैंने 15a का जो माइनस साइन था मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगला लेके चलते हैं हम आपको मल्टीप्लिकेशन पे। चलिए अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की। ठीक है, जब हमारा कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पर किसी भी तरह का लाइक टर्म और अनलाइक टर्म का रूल फॉलो नहीं होता है। ये एज इट इज, जैसे मल्टीप्लाई मैंने कराया 4 का और x का, तो ये साथ में इस तरह से लिख जाएंगे। किस तरह से लिख जाएंगे, साथ में लिख जाएंगे। अब कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर, कुछ लोग बताते हैं, वो ये बताते हैं कि आपको अगर कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लाई कराना है तो आप इस तरह से लिखिए, उसके बाद आप ये क्रॉस हटा दीजिए, आपका जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा, विच इज़ रॉन्ग। ठीक है, इसके पीछे भी एक लॉजिक है हमारा एक्सपोनेंट्स और सर्ट्स का, यानी कि अगर मुझे 4 और x का मल्टीप्लाई कराना है तो आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान समझिएगा कि 4 के साथ मैं यहाँ पर इनटू में लिख सकता हूँ x की पावर 0, क्योंकि किसी की पावर 0 1, और किसी भी नंबर का अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 8 सिर्फ मिलेगा। ठीक, और यहाँ पर मैं x के साथ मान सकता हूँ 1 × x। ठीक, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, हम क्या करते हैं, कांस्टेंट का कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 4 × हम 1 करेंगे और वेरिएबल का हम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 0 × x की पावर 1। ठीक, आपको एक बात समझ आ रही होगी, जब कॉमन वेरिएबल मल्टीप्लाई में लिखे होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, जो कि एक एक्सपोनेंट्स का छोटा सा रूल है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 4x की पावर अगर हम 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलता है कि जब हम 4 का मल्टीप्लाई x से करते हैं तो हमें 4x आता है, जो कि बाकी टीचर हमें झिला देते हैं कि यहाँ पे अगर हमें 4 का मल्टीप्लाई x से करना है तो यहाँ पर हम क्रॉस को हटा देंगे, विच इज़ रॉन्ग, जो कि एक एक्सपेरिमेंट का एक छोटा सा टॉपिक है समझाने वाला। ठीक, जो मुझे लगता था आपको समझ में आना चाहिए था, ताकि जब आप वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई वेरिएबल्स से करें तो आपको वहाँ पर कहीं पर भी दिक्कत ना हो। अच्छा, जब हम वेरिएबल और वेरिएबल का मल्टीप्लाई करते हैं तो x × y का मल्टीप्लाई हम करेंगे, तो इसी की तरह अगर हम यहाँ समझते हैं तो हम यहाँ पर 1 × x लिख सकते हैं और इसका इंटू सकते हैं मैं 1 × y। तो मैंने क्या आपसे कहा था कि कांस्टेंट का मल्टीप्लाई आप कांस्टेंट से कर दीजिए 1 × 1 और x का मल्टीप्लाई y से कर दीजिए xy। उसी तरह से 1 का कोई रोल यहाँ पे प्ले नहीं होता, तो यहाँ पर हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा xy। ठीक, अगर अगला एग्जाम्पल मैं आपको लेके बताऊँ तो आप समझिएगा कि 4x³ का मल्टीप्लाई जब हम 4x² से करेंगे, तो मैंने क्या बताया था कि कांस्टेंट का मल्टीप्लाई आपको कांस्टेंट से करना होता है, यानी कि 6 का मल्टीप्लाई जब आप 4 से करोगे तो आपको मिलेगा 24, और जब आप x की पावर 3 का मल्टीप्लाई x की पावर 2 से करोगे तो ये पावर ऐड हो जाएंगे, क्योंकि इनका बेस सेम है, वेरिएबल सेम है हमारे, तो ये क्या बन जाएगा 24 × x की पावर 5। ठीक, अगला एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसे हम, तो आप समझेंगे कि अगर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ 7x² × 4xyz। समझिएगा, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई आप कांस्टेंट से करेंगे तो आपको मिलेगा 7 × 4 = 28, और इस वेरिएबल का मल्टीप्लाई हम इन तीनों वेरिएबल से करेंगे तो बन जाएगा x² इंटू में xyz। यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 28 × x का स्क्वायर मल्टीप्लाई x × y × z। अब जो वेरिएबल सेम है इनकी पावर हम क्या करेंगे, इनकी पावर हम ऐड कर देंगे, यानी कि यहाँ पर जो x है हमारा, इसकी पावर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगी तो बन जाएगा x की पावर 3 और यह आ जाएगा हमारा yz। ठीक, यह बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें एक बहुत ही स्पेशल केस बन जाता है मल्टीप्लाई में, जो कि अक्सर टीचर बताना भूल जाते हैं, फिर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि जैसे अगर मान लीजिए मुझे मल्टीप्लाई कराना है 2 ब्रैकेट में 6 + 4,
आप बात को समझिएगा, आप यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स को अंदर सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप कॉन्स्टेंट्स को अंदर यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि आप 6 + 4 करोगे आपको मिलेगा 10, उसके बाद आप यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करा लोगे तो आ जाएगा 20। बट अगर मैं आपसे बात करूँ x मल्टीप्लाई x प्लस वाई, तो आप यहाँ पर x और y को आपस में ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको छोटा सा रूल समझना पड़ता है कि ये 20 जो हमारा आया, ये एक इस तरीके से भी आ सकता है कि मुझे इस 2 का मल्टीप्लाई एक बार 6 से कराना पड़ेगा, उसके बाद इसका साइन देखेंगे जो कि यहाँ पर प्लस है। जब प्लस हमारा प्लस सिलेक्ट करेगा तो क्या मिलेगा? हमें प्लस मिलेगा। यानी कि पहले मुझे इस 2 का मल्टीप्लाई 6 से कराना पड़ेगा, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस और देन 2 मल्टीप्लाइड बाई 4। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 6 + 12 + 8, तो ये भी क्या बनेगा? हमारा 20 बनेगा। तो जब आप वेरिएबल्स को इन फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो आपको इस रूल के अकॉर्डिंग नहीं जा सकते, तो आप इस रूल के अकॉर्डिंग जाएंगे। यानी कि सबसे पहले आप x का मल्टीप्लाई कराओगे आप x से, उसके बाद अगर यहाँ पर साइन देखोगे आप, यहाँ पर प्लस है तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है, यानी कि x इंटू एक्स प्लस x इंटू वाई। आपका आंसर आ जाएगा x² प्लस xy। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल इस टॉपिक पे भी ले लेते हैं थोड़े से, कि जैसे कि आप समझिएगा, मैंने आपसे बोला कि -4x² मल्टीप्लाइड बाय 6x प्लस 7y। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है? माइनस है, यहाँ पे क्या है? प्लस है। तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि जब भी प्लस इंटू प्लस होता है तो आपको मिलता है प्लस का टर्म, जब आपका माइनस इंटू माइनस होता है तो आपको मिलता है प्लस का टर्म, जब प्लस इंटू माइनस होता है तो आपको मिलता है माइनस का टर्म, और जब माइनस इंटू प्लस होता है तो भी आपको क्या मिलता है? माइनस का टर्म मिलता है, जो कि एक बेसिक रूल है, आपको याद होना चाहिए। उसी तरह से अगर हम आप देखते हैं तो यहाँ पे क्या है? ये माइनस का है, यहाँ पर ये क्या है? प्लस का है। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 4x² इंटू 6x। फिर से आप देखिएगा आगे की ओर, तो यहाँ पे ये माइनस का है, यहाँ पर ये प्लस का है, तो माइनस इंटू प्लस इज माइनस, तो यहाँ पे फिर से माइनस आ जाएगा। तो 4 × 7, ये 4x² इंटू 7y। फिर से आप कॉमन रूल यहाँ पे फॉलो करोगे, जो कि ये है कि कांस्टेंट का मल्टीप्लाई आप कांस्टेंट से करोगे तो आपको मिल जाएगा 24, और वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई आप वेरिएबल्स से करोगे तो आपको मिल जाएगा x³ क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। अगला आता है 7 × 4 यानी कि 28 और x²y। अब यहाँ पर पावर ऐड नहीं कर सकते, जो कि यहाँ पर वेरिएबल्स क्या है? हमारे अलग अलग हैं। तो एक एग्जांपल और लेके बता देते हैं आपको, जैसे कि समझ लीजिए 6x² माइनस का 7y माइनस का 9x। ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? प्लस का मिलेगा, यानी कि प्लस का 6x² इंटू 7y। अब ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो 6x² इंटू 9x। जब आप मल्टीप्लाई कराओगे कॉमन रूल से, तो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई आप कांस्टेंट से कराओगे तो आपको मिलेगा 42, और वेरिएबल का मल्टीप्लाई आप वेरिएबल से करा दोगे आपको मिल जाएगा 42x²y। पावर ऐड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल सेम नहीं है। ठीक, फिर से कांस्टेंट मल्टीप्लाई कांस्टेंट से कराओगे तो आपको मिलेगा 54, और वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल से कराओगे तो पावर यहाँ पर ऐड हो जाएंगी, क्योंकि वेरिएबल्स हमारे क्या हैं? सेम है। ठीक, अच्छा, अब अगला टॉपिक आता है हमारा डिवीज़न का। किसका आता है? डिवीज़न का। तो इसी तरह से हम देख लेते हैं कि डिवीज़न किस तरह से करते हैं हम वेरिएबल्स में। समय देख लो एक पे जरा। डिवीज़न, डिवीज़न अगर मान लीजिए हमारे पास कोई कांस्टेंट है और वेरिएबल है जिन्हें मुझे डिवाइड करना है, यानी कि 3 डिवाइडेड बाय x²। अब आप बात को समझिएगा कि जब भी आपको वेरिएबल में या फिर अलजेब्रा में डिवाइड करना होता है तो आप टर्म्स को पलटकर मल्टीप्लाई में लिख देते हो। क्या करते हो? आप टर्म्स को पलटकर मल्टीप्लाई में लिख देते हो। यानी कि 3 को अगर मुझे x² से डिवाइड करना है तो मैं 3 का मल्टीप्लाई कराऊंगा 1/x² से, और इसे मैं लिख सकता हूँ 3/x²। ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक, उसी तरह से अगर मैं वेरिएबल का मल्टीप्लाई डिवाइड वेरिएबल से कराऊँ, यानी कि अगर मुझे x³ को डिवाइड कराना है x² से, तो आप देखिएगा ये बन जाएगा x³ इंटू 1/x²। यानी कि जिसके बाद में जिसके पहले डिवाइड लगा है उसको हम नीचे ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? उसे हम नीचे ले जाएंगे। अब आप यहाँ देखिएगा x³ अपॉन x⁻²।
अब आप इसे यहाँ पर नहीं छोड़ सकते क्योंकि यहाँ पर ये सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है। एक्सपोनेंट्स के रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब इंटू एक्स की पावर -2। ठीक, जब ये आप रूल लगाएंगे कि कॉमन वेरिएबल में पावर ऐड होती हैं तो आपको मिलेगा x3 प्लस -2। आप देखेंगे 3 - 2 क्या मिल जाएगा 1, यानी कि यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। आपको अगर इतना समझ में नहीं आता है या फिर आपको यहाँ पे दिक्कत होती है तो आप ऐसे कर सकते हो कि जितनी पावर यहाँ पे लिखी है उन्हें आप कट भी कर सकते हो, यानी कि यहाँ से अगर आप 2 को काटोगे 3 से तो आपको यहाँ पर एक पावर मिल जाएगी, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा x आ जाएगा। ठीक, कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पे आते हैं यहाँ पर। जैसे अगर मैं बात करूँ 16xyz डिवाइडेड बाय 4xyz, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या पता है कि 4x² yz इंटू में चला जाएगा अपॉन में 4xyz में। ठीक है, आप कांस्टेंट से आप कांस्टेंट को डिवाइड करोगे, जिस तरह से आप कांस्टेंट में कांस्टेंट को ऐड कर रहे थे, जिस तरह से आप कांस्टेंट में कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, जिस तरह से कांस्टेंट में कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर रहे थे, उसी तरह से आप कांस्टेंट में कांस्टेंट का डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप इसको ऊपर भी ले जा सकते हो या फिर आप डायरेक्ट भी काट सकते हो, यानी यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो इस 1 पावर से आप इस 2 पावर काटोगे तो यहाँ पर पावर क्या बचेगी आपकी 1 पावर बचेगी। अब यहाँ पर y पावर 1 है और यहाँ पे y पावर 1 है, तो ये y पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी z की पावर 1 है, यहाँ पे भी z की पावर 1 है, तो ये z पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, अगला एग्जांपल ले लेते हैं हम 64x³ डिवाइडेड बाय 4x की पावर 5। अब आप देखिएगा तो हम क्या करेंगे 64x³ इंटू 1/4x की पावर 5। ठीक है, जब आप कांस्टेंट में से कांस्टेंट को डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा 16। अब आप इस 3 में से इस 5 को काटोगे तो यहाँ पर बच जाएगी 2, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 16/x²। अगर यहाँ पे आप रूल लगाते हो तो ये पावर ऊपर चली जाएगी, बन जाएगा 16 इंटू एक्स की पावर -2, और कांस्टेंट इंटू वेरिएबल का आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको पता है एज इट इज उतार दिया जाता है, यानी कि 16x - 2। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब थोड़े से क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ठीक है, चलिए तो आ जाते हैं हमारे प्रॉब्लम्स पे। सबसे पहले देखते हैं क्या बोल रहा है प्रॉब्लम बोल रही है हमारी, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन 3xy -2y² z -z² x + 5, यानी कि हमारे जो टर्म्स लिखे हुए हैं इन्हें गिन के बताना है। ठीक है, तो ये हमारा पहला टर्म है, ये हमारा दूसरा टर्म है, ये हमारा तीसरा, एंड ये क्या है, ये हमारा चौथा टर्म है। हमारा कांस्टेंट के साथ अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पर x की पावर 0 लिख सकता हूँ। तो ये आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर कांस्टेंट है, सिर्फ वेरिएबल नहीं है तो आप इसे काउंट नहीं करेंगे, इसे भी आप काउंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे टर्म्स आ जाएंगे 4। क्या आ जाएंगे टर्म्स हमारे आ जाएंगे 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि फाइंड टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि हमें इसमें इस एक्सप्रेशन में टर्म्स को बताना है। तो यहाँ पर हमारे दो टर्म हैं 4x² और 3xy, जो कि सब्ट्रैक्शन से ऑपरेटेड है, यानी कि हमारे टर्म्स आ जाएंगे 4x² एंड 3xy। अगले टर्म्स की बात करते हैं हम क्वेश्चन की। तो बोल रहा है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ -5x² y² z, यानी कि इसके फैक्टर हमें फाइंड करने हैं 5x² y² z। अगर मैं इसके फैक्टर यहाँ फाइंड करूँ तो यहाँ आपको मिलेगा 5 इंटू x इंटू x इंटू y इंटू y इंटू z, ये आपका आंसर है। ठीक है, अगला देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x y z इन दिस। अगर यहाँ पर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ x की, अब यहाँ पर आप कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट एक बार फिर से क्लियर कर लीजिएगा ताकि आपको कभी दिक्कत ना आए। मैंने कहा आपसे इसमें कोफिशिएंट ऑफ x, तो आप x को छोड़कर जो कुछ भी आपको मल्टीप्लाई में दिखता है x के साथ उसे उतार देंगे, यानी कि यहाँ पर x को छोड़ दें तो यहाँ पर आपको मिलेगा -9 y² z। ये इसका कोफिशिएंट है, ये हमारे x का कोफिशिएंट है। अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ y की, तो आप y को छोड़ देंगे और जो कुछ भी लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में वो बन जाएगा। पहली बात तो ये आपको यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ y² पूछा होगा। क्या पूछा होगा? कोफिशिएंट ऑफ y² पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर y तो है ही नहीं। अगर मैं y की बात करूँगा तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ y है ही नहीं। इसलिए यहाँ पर y हमारा क्या है, y² है, तो कोफिशिएंट भी हमारा y² का आएगा। आंसर आ जाएगा -9xz। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ कोफिशिएंट ऑफ z की, तो z पे आप हाथ रखेंगे और बाकी आपको जो कुछ भी दिखता है वो हमारा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक, ये हमारा आंसर बन जाता है। ठीक,
अगला बोल रहा है कि टेल द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि आपको इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का नाम बताना है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए कि हमारा एक टर्म है, क्या है, एक टर्म है, ये हमारा दूसरा टर्म है, ये हमारा तीसरा टर्म है, यानी कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके 3 अनलाइक टर्म है, क्या है, 3 अनलाइक टर्म है, तो ये हमारा कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ये हमारा होता है ट्राइनोमियल। क्या होता है हमारा, ये हमारा ट्राइनोमियल कहलाता है। ठीक, अगला देखते हैं एक्स वाई प्लस वाई जेड एंड जेड एक्स। यहाँ पर देखिए आपके 3 टर्म हैं जो कि अनलाइक हैं, क्या हैं, जो कि अनलाइक हैं, तो यहाँ पर आपको क्या बन जाएगा, ट्राइनोमियल, ये भी कहलाएगा। अगला देखिएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस 5x माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये जो एक्स स्क्वायर वाई है, ये एक्स स्क्वायर वाई, यानी कि ये दोनों क्या हैं, लाइक टर्म है, तो इससे पहले आपको ऑपरेट करना होगा। जब आप एक्स स्क्वायर वाई में से एक्स स्क्वायर वाई को घटाओगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपका बचेगा क्या, सिर्फ -5y, यानी कि सिर्फ एक टर्म बचेगा। और एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है वो क्या कहलाता है, हमारा बाइनोमियल। ठीक है, तो आई होप्स आपको सारे प्रॉब्लम्स समझ में आए होंगे। कुछ और प्रॉब्लम्स लेते हैं, चलिए देखते हैं हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को। जैसे कि दे रखा है सब्ट्रैक्ट 6 टाइम्स ऑफ x फ्रॉम y, यानी कि हमें y में से कुछ घटाना है, क्या घटाना है, 6 टाइम्स ऑफ x, यानी कि y में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 6 टाइम्स ऑफ x, ये हमारा आंसर, समझे आप। यानी कि बोल रहा था सब्ट्रैक्ट 6 टाइम्स ऑफ x फ्रॉम y, यानी कि आपको y में से 6 टाइम्स ऑफ x घटाना था, ये हमारा एक क्या बन गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ स्कार्फ्स ऑफ लेंथ ½ मीटर दैट कैन बी मेड फ्रॉम 5 मीटर ऑफ क्लॉथ। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, मॉडरेट वाला क्वेश्चन है, आपको समझ में आना चाहिए कि जो स्कार्फ है, एक स्कार्फ है, वह हमारा ½ मीटर से बनता है, यानी कि हमारा एक स्कार्फ बनता है ½ मीटर का, ½ मीटर क्लॉथ का बनता है। ठीक है, तो y मीटर क्लॉथ में कितने स्कार्फ बनेंगे, तो इसे हम अगर इस तरह से लिख लें यहाँ पर कि ½ मीटर में एक स्कार्फ बनता है, तो 1 मीटर में 2 स्कार्फ बनेंगे। अगर 1 मीटर में 2 स्कार्फ बनेंगे तो उसी तरह से अगर मुझे y मीटर में चाहिए तो मैं दोनों तरफ y का मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि y मीटर ऑफ क्लॉथ में हमें 2y स्कार्फ्स मिलेंगे। ठीक है, आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एट x = 1। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करना आपको सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपको कोई x की वैल्यू देगा। ठीक है, तो हम फाइंड करते हैं इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू एट x = 1। तो जहाँ जहाँ पर भी आपको x दिख रहा है वहाँ पर आप 1 रख दीजिए, यानी कि 3x की जगह पर आपको 1 रखना है, माइनस का 5x की जगह पर आपको 1 रखना है, प्लस 3। आप मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 का स्क्वायर 1, 3 × 1 3, माइनस का 5 प्लस का 3। अब यहाँ पर आप क्या लगाओगे, बॉड मास लगाओगे, तो यानी कि 3 + 3 यानी 6, और जब आप 6 में से 5 घटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो थोड़े और प्रॉब्लम्स देखते हैं, इसके बाद हम कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। चलिए तो समझते हैं हम कुछ इन प्रॉब्लम्स को हम, यानी कि बोल रहा है पहले में ऐड द फॉलोइंग, यानी कि हमें इनमें इनको ऐड करना है, यानी कि p² - 7pq माइनस का q² प्लस माइनस का 3p² माइनस का 2pq प्लस का 7q²। ठीक है, आपको इसमें इसको ऐड करना है, तो आप उसमें उन्हीं को ऐड कर सकते हो जो कि लाइक टर्म है, यानी कि आपको इसमें p² में आप सिर्फ 3p² को ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है p², यहाँ क्या है -3p² है। मैंने आपसे बताया था जब भी प्लस और माइनस का टर्म हो तो सबसे पहले आप बड़े में से छोटे को घटा दें, यानी कि 3 में से आप यहाँ पे जब 1 जाएगा तो आपका आएगा 2, और आपका जो भी वेरिएबल है इसे नोट कर दें, और फिर जो आपका बड़ा वेरिएबल है उसका आप साइन लगा दीजिए। ठीक, उसी तरह से इसमें देखिए -7pq - 2pq, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 9pq आ जाएगा। उसी तरह से -q² प्लस 7q², बड़े में से आप छोटे को घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा 6q², और साइन किसका आया, प्लस का आया, जो कि 7q² बड़ा था। अगला देखते हैं uv - vw एंड vw -
WU एंड WU माइनस UV को हमें ऐड करना है। तो ऐड करते हैं हम, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, माइनस WU प्लस WU आपस में कैंसिल, प्लस VW माइनस VW आपस में कैंसिल, UW UV और माइनस UV आपस में कैंसिल। तो आपका आंसर आ गया 0। क्या है आपका आंसर? आपका आंसर आ गया 0। उसी तरह से आप देखिएगा सब्ट्रैक्ट में बोल रहा है कि इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, तो आप ध्यान लगाइएगा, पहले B² प्लस का AB माइनस करना है इसको। जब आप यहाँ पे माइनस करके आप लिखोगे इसे, तो ये माइनस का मल्टीप्लाई पहले यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा B² प्लस का AB माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस A² प्लस AB। ठीक है, अब आप इसको इसे आप ऐड करोगे तो आपका बन जाएगा A² B² प्लस का 2AB। ठीक है, उसी तरह से आप अगला देखिएगा, बोल रहा है कि इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, तो माइनस A² माइनस B² प्लस का 2AB माइनस का 2A² माइनस का 2B²। आप समझिएगा, जब ये माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो ये प्लस हो जाएगा, इस माइनस का इस माइनस से तो ये प्लस हो जाएगा, तो बन जाएगा माइनस A² माइनस B² प्लस का 2AB प्लस का 2A² प्लस का 2B²। तो जब प्लस 2A² में से माइनस A² जाएगा तो आपका आ जाएगा A², प्लस 2B² में से आपका माइनस B² जाएगा तो आपका आ जाएगा प्लस B², और ये 2AB एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपको पता होगा कि A² प्लस B² प्लस 2AB क्या होता है, आपका A प्लस B का होल स्क्वायर होता है, आप वहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन अभी मैंने यहाँ पर आपको आइडेंटिटी नहीं बताई इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, एक स्पेशल क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है कि ट्रायंगल बराबर आपको ये एक्सप्रेशन दे रखा है, सर्कल बराबर आपको ये एक्सप्रेशन दे रखा है, और स्क्वायर बराबर आपको ये एक्सप्रेशन दे रखा है, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। यानी कि ट्रायंगल बराबर 2x² प्लस 3y प्लस का 5x² प्लस 3x माइनस करा रहा है आपको ये पूरा। तो क्या होगा, पहले x² से जुड़ जाएगा तो आपका आ जाएगा 7x² प्लस 3x प्लस का 3y। अब ये माइनस का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 8y² प्लस का 3x² माइनस का 2x माइनस का 3y। जब ऐसे आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 3y में से 3y कैंसिल हो जाएगा, 7x² 3x², ये बन जाएगा आपका 10x² बन जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए कि माइनस 8y² और 3x माइनस 2x, तो आपको यहाँ बचेगा प्लस का x और बच जाएगा 8y² जो कि माइनस का है। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आप उसे घर में ट्राई करिएगा। आपको आंसर अगर आता है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप होमवर्क नोट कर लीजिएगा। चलिए, ये आपके लिए कुछ होमवर्क के क्वेश्चन हैं जिन्हें आपको ट्राई करना है, आंसर निकाल के आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके अपना आप ओपिनियन जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और उस बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो।